यूनिट 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इससे पहले हम ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब आप किसी वायर में से करंट पास करते हैं तो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब ये जिस तरह आप वायर की शेप चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप है, यानी इसमें जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसकी ज्योमेट्री है वो भी चेंज हो सकती है। बहरहाल हम अभी पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये फोर्स भी मैग्नेटिक फोर्स ही का हम जिक्र कर रहे हैं। अब ये एक वायर है, अब इसी भी वायर को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक इस वायर का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसका जिक्र इस वक्त हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि चूँकि करंट कैरिंग वायर खुद एक सोर्स ऑफ मैग्नेट है और यहाँ पर भी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या ये कोई फोर्स डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो ये टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो क्या सपोज कर रहे हैं इसमें, कंसिडर अ करंट carrying wire of length L placed at right angle का मतलब है 90 डिग्री, राइट एंगल विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड जनरली जहाँ पर इसकी एक्सपीरियंस हम किसी और मैग्नेट के ज़रिए या करंट के वायर के ज़रिए करते हैं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। किसी एक पॉइंट पे इसकी स्ट्रेंथ क्या है, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं और मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। तो अब ये जो वायर है करंट कैरिंग वायर है, एक्सपेरिमेंटली जब हम ये देखते हैं तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अभी हमें पता नहीं कि क्यों कर रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें ये यहाँ से नज़र आ रहे हैं। दिस करंट कैरिंग वायर experience some force of deflection अब ये जो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन है ये डिपेंड कर रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ है या आप ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। तो द मैग्नीट्यूड of this force is directly proportional to current I, length of wire L inside magnetic field
and strength of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ज़्यादातर इस चैप्टर में हम को मैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। अब ये जो एक्सपेरिमेंटली सब कुछ हम कर रहे हैं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, लेंथ एल एंड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन बी। सो दिस फोर्स मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं आई एल इंटू बी। अब जाहिर बात है जब आप इसको इक्वलिटी में लेके आएंगे then there will be a constant of proportionality, some constant of proportionality into ILB। अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ फोर्स का यूनिट न्यूटन है, करंट का एम्पेयर है, लेंथ का मीटर है और मैग्नेटिक फील्ड का इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, तो उस सूरत में इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी। यानी इन SI सिस्टम द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इज 1। जब 1 है तो हम इसका मतलब कि हम इसको आगे लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 1 इसकी जगह पे। सो अब जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो अब आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू आई एल इंटू बी। ये का लेट्स सपोज आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। अब अगर ये मैग्नेटिक फोर्स ये करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट कैरिंग वायर की जो लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड, अगर इन दोनों में कोई एंगल मौजूद हो तो फिर उस सूरत में क्या होगा, यानी एफ द वायर इज प्लेस्ड at some angle theta with magnetic induction B। तो फिर क्या होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी वेक्टर्स प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में हम पढ़ चुके हैं कि फिर आप मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का वो कंपोनेंट लेंगे जो करंट कैरिंग वायर के साथ परपेंडिकुलर हो, या वायर का वो कंपोनेंट लेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ हम साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप लिख सकते हैं कि दैट इज़ आई एल बी साइन थीटा। अब ये बी साइन थीटा भी हो सकता है और आई एल साइन थीटा भी हो सकता है। तो बहरहाल दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है, आई एल बी साइन थीटा आ रहा है। अच्छा, ये जो आपका इक्वेशन 2 है, इससे आप इक्वेशन 1 भी बना सकते हैं कि अगर इसमें एंगल आप 0 पुट कर ले तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, करंट कैरिंग वायर भी है, लेकिन करंट कैरिंग वायर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, क्योंकि जो करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों पैरेलल हैं। ऐसी सूरत में करंट कैरिंग वायर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। अगर इसमें एंगल 90 डिग्री हो तो उस सूरत में ये फोर्स मैक्सिमम होगा। 0 और 90 के दरमियान है तो फोर्स भी 0 से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, और इसी तरह 90 से 180 के बाद
बाद दोबारा वही सेम रोटेशन है कि इसमें डिक्रीज आ रहा है। अगर आप इसको इन वेक्टर फॉर्म में शो करना चाहते हैं क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन वेक्टर फॉर्म this force is represented by F is equal to I L into क्रॉस B। अब सवाल ये है कि मैं I को क्यों बाहर ले रहा हूँ, क्योंकि I स्केलर क्वांटिटी है। I से अब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे एक वायर है और इस वायर में जिस डायरेक्शन में करंट हो तो आपके लिए ये लेंथ है। अब इस लेंथ चूँकि हम अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे ले रहे हैं, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब कि आप लेंथ का भी यही डायरेक्शन लेंगे। करंट रिवर्स करेंगे तो लेंथ का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हिस्सा ये आ रहा है कि हम इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ILB साइन थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर। अब ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और ये यूनिट वेक्टर है जो कि फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं। अब ये यूनिट वेक्टर दोनों यानी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ ही परपेंडिकुलर होगा, जैसे हम वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं। लेकिन बहरहाल इसमें हम जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, लेफ्ट हैंड रूल जिसको कहते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसके ज़रिए हम इसको मालूम कर सकते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is perpendicular to both current carrying wire and magnetic field determined by फ्लेमिंग। अब इसके लिए आप राइट हैंड रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसके तहत फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम कैसे इसको मालूम कर सकते हैं। मैं ज़रा बुक को सामने लेके आता हूँ। आप देखिए इस फिगर में, जैसे ये है, ये वाला फिंगर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फिगर है, अगर मैं ज़रा बुक में दिखा दूँ आपको, इसमें ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप क्या करेंगे, इसी तरह इसको पुट करेंगे। हाथ से थोड़ा सा आपको मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन आपने इस फिंगर को करंट की डायरेक्शन में पुट करना है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और ये फोर्स की डायरेक्शन में। इन्हें अगर आप इसको ऐसे रखते हैं, लेट्स सपोज ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि दोनों भी परपेंडिकुलर है आपस में, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये आप जो ऊपर की तरफ है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। आप इसको ऐसे चेंज करेंगे तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड और करंट डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और अगर आपके लिए ज़्यादा इसमें मुश्किल है तो आप इसके लिए राइट हैंड रूल भी इस्तेमाल करते हैं, जो वेक्टर्स के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। यानी वो कैसे कि ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई है, ये मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स सपोज। तो आप क्या करें,
फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट कर लें, जैसे आमतौर पे हम ऐसे ही करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे तो तब थर्ड वेक्टर को शो कर रहा है। यानी आपके लिए क्या होगा, ये फोर्स की डायरेक्शन है। बहरहाल इससे भी आप कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड रूल से आप मालूम कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप मालूम कर सकते हैं, जो कि करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ ही परपेंडिकुलर होगा। अब आते हैं कि इसका यूनिट क्या है फोर्स, चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी है और प्रॉपर यूनिट भी है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, जो कि फोर्स के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये इसका यूनिट न्यूटन है। तो द SI यूनिट of magnetic induction is टेस्ला, जिसको हम कैपिटल T से प्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज, जो मैग्नेटिक फील्ड है इक्वेशन 1 से, B इज इक्वल टू F डिवाइड बाय IL। अब जो यूनिट ऑफ B है, अब फोर्स के लिए आप देखिए, फोर्स का यूनिट आपको पता है कि दैट इज न्यूटन है, करंट का एम्पेयर है और लेंथ का मीटर है। तो अगर वायर 1 मीटर हो, उसमें करंट 1 एम्पेयर हो और जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड वो 1 न्यूटन हो, देन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला। यानी 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, ये 1 टेस्ला के बराबर है। अच्छा, अदर यूनिट्स भी हैं इसके, और जो अदर यूनिट्स हैं वो यूज फॉर बी एज, वो क्या है, गॉस है। 1 गॉस बराबर है, गॉस एक स्मॉल यूनिट है और ये बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर है, जो कि गॉस एक साइंटिस्ट है, इसके नाम पर यूनिट रखा गया है। तो देखिए बेसिकली हमने आज जो पढ़ा है वो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। और अगर आप दोबारा फिगर की तरफ आ जाए तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इसी तरह है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये करंट है और ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हम यहाँ पे इस करंट कैरिंग वायर में इस डायरेक्शन में लेते हैं। ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये करंट है और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसमें जो क्रॉस है वो पेज आउट है, ये पेज से ऐसे जैसे पेज से निकल रहे हैं। जो डॉट है इसका मतलब ये होगा कि पेज इनटू है। ये कुछ सिंबल्स आगे भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।